एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीटेट का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत नज़दीक है और इतने कम टाइम में आप ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं कि आप सीटेट के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर मैथ्स सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स एंड कुछ नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आप लोग इन वर्ड्स का ध्यान रखते हैं तो आप वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लेंथी है और ऐसे क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लोगों को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हैं तो फिर आप जो है एक तो क्वेश्चन के आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। उसके अलावा आप लोगों के आंसर्स सही होने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों को पता है कि पेडागोजी जो होती है, पेडागॉजी जो होती है उसके क्वेश्चंस भी इतने लंबे-लंबे होते हैं, 4 लाइन का क्वेश्चन होता है। उसके अलावा 2-2 लाइन के हम लोग देखते हैं हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, तो इतने लंबे या इतने पूरे पेज को पढ़ना, उसके बाद में आंसर को एलिमिनेट करना और उसके बाद में भी कई बारी में ऐसा होता है कि हम लोग अपने आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, ऐसे में हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं कुछ टैग वर्ड्स। अगर हम उन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आंसर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। बल्कि उस एक पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ के ही हम उसको रॉन्ग या फिर राइट कर सकते हैं। तो टैग वर्ड्स जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं, चाहे आप लोग पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों पेपर के लिए मैथ्स के ये जो टैग वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स एंड सेकंड हम लोग देखेंगे हमारे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। देखिए, पहला हम देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन दिया है और अगर वो क्वेश्चन आप लोगों को पॉजिटिविटी में दिया है, पॉजिटिव वे में दिया है कि आप लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो आंसर तक पहुंचेंगे या आपका सही आंसर क्या है। अगर सही यानी हाँ में अगर आप लोगों को आंसर पूछा है तो आप लोगों को पॉजिटिव टैग वर्ड का यूज़ करना है। और अगर आप लोगों से ऑप्शन में नेगेटिविटी के रूप में अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देना है, उस ऑप्शन को। यानी कि मान लीजिए अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा है और आप लोग आंसर को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो आप याद रखिए अपने इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को कि आप लोगों को क्वेश्चन पॉजिटिविटी में पूछा है तो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, तो मतलब ये आंसर सही। और अगर क्वेश्चन नेगेटिविटी में पूछा है या क्वेश्चन अगर पॉजिटिविटी में पूछा है और अगर ऑप्शन नेगेटिविटी में दिया है, तो इन ऑप्शंस को आप लोगों को सही नहीं करना है। एक तो ये बात हो गई। अब हम अपने जो है वो वर्ड्स की ओर चलते हैं। देखिए, पहला हमारा जो वर्ड है वो हमारा है सृजनात्मकता और विवेचनात्मकता। अब आप लोग ये सोचेंगे कि जब मैथ्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर सृजनात्मकता कैसे आएगी। देखिए, क्रिएटिविटी जो होती है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए मैथ्स की, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आप लोग बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल। मान लीजिए आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाना है। अब बहुत बार बच्चे को समझाने के बाद में भी आप लोगों को ये चीज़ बच्चे बच्चे को आप ये चीज़ नहीं समझा पाए। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, क्रिएटिविटी का यूज़ करेंगे। अब क्रिएटिविटी कैसे, मान लीजिए आप लोग जो है वो कोई भी एक अच्छा-सा जो है वो कार्ड लेकर आए अपने घर से जो आयत के आकार का था, या फिर आप लोगों ने बच्चे को बोल दिया कि आप घर से कल एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो बहुत सुंदर-सा कार्ड बना के लेके आएँगे। अब जैसे ही वो बच्चा कार्ड बना के लेके आया, तो सबसे पहले तो आप उसको क्लासरूम के अंदर दिखाएँगे सारे बच्चों को कि देखिए कितना अच्छा इस बच्चे ने कार्ड बनाया है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप लोग उस बच्चे को बोलेंगे कि अब आप इसकी लंबाई नापिए, अब आप इसकी चौड़ाई मापिए, अब आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो जब उस बच्चा उसने वो कार्ड बनाया और जब वो बच्चा उस कार्ड को देखकर इस चीज़ को करेगा ना, तो बच्चे को आप देखेंगे कि वो बच्चा उस चीज़ को फटाफट से सीख जाएगा। अब ये इतना करते ही बच्चे ने क्या सीख लिया, बच्चे को आयत का जो क्षेत्रफल था वो फटाफट से समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने उस कार्ड पर किया है और वो कार्ड कहाँ से आया, तो वो कार्ड आया क्रिएटिविटी से। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद में आता है हमारी विवेचनात्मकता। देखिए, विवेचनात्मक का मतलब होता है विवेचन करना, किसी भी चीज़ को सोचना, समझना, उसके बाद में उसके आंसर तक पहुँचना। तो हर चीज़ का चिंतन करना, तर्क करना, ये जो होती है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोगों को मैथ्स में दिख जाए ना वर्ड सृजनात्मकता, विवेचनात्मकता, आप लोगों को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट टिक का आंसर टिक लगा देना है। अगला आता है समावेशीकरण।
कक्षा। समावेशी कक्षा का मतलब होता है हर तरीके के बच्चे, चाहे मैथ्स में वीक है, चाहे मैथ्स में वो कमज़ोर है, उसको जोड़-बाकी आता है, उसको काउंटिंग आती है, नहीं आती है, डज़ नॉट मैटर, लेकिन हर तरीके के बच्चे को हमें क्लासरूम के अंदर रखना है। तो जहाँ पर भी आप लोगों को वर्ड दिख जाए समावेशी कक्षा, आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के आगमन विधि। देखिए, आगमन विधि एंड निगमन विधि जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगमन विधि का मतलब होता है पहले उदाहरण देना, उसके बाद में नियम की ओर चलना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और निगमन विधि का मतलब होता है पहले नियम की ओर चलना और उसके बाद में उदाहरण की ओर चलना। तो आगमन विधि का जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, माने मान लीजिए आप बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय सिखाना चाह रहे हैं, तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक थर्ड क्लास में तो हालाँकि पाइथागोरस नहीं होती है। आप लोग 7th क्लास ले सकते हैं कि एक 7th क्लास के बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय समझाने के लिए आप कौन-सी विधि का उपयोग करेंगे? आगमन विधि का, निगमन विधि का, दोनों विधियों का या किसी भी विधि का नहीं। तो वहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें आगमन विधि का प्रयोग करना है। तो मैथ्स में अगर कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो हमेशा आगमन विधि का ही उपयोग करना है। उसके बाद में अगर हम लोग मैथ्स की विशेषताएँ देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को बताया जाता है कि मैथ्स जो होता है वो अमूर्त विषय होता है। अमूर्त का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी चीज़ देखी नहीं जाती है बल्कि उस चीज़ को समझा जाता है। तो किसी भी चीज़ को समझना अमूर्त तरीके से, हम लोगों को पता है कि कोई भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बट उस चीज़ को हम लोग देख थोड़ी रहे हैं। हम अपने माइंड में उस चीज़ को क्रिएटिविटी के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, तार्किक चिंतन के माध्यम से हम उसको अमूर्त तरीके से देखते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सीधा-सीधा क्वेश्चन बनता है, ये गणित जो होता है वो कैसा होता है? तो गणित एक अमूर्त विषय है। अमूर्तता दिखाई देती है। सीधा-सीधा क्वेश्चन बनता है कि गणित है मूर्त, अमूर्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो डायरेक्ट आप लोगों को अमूर्त देख के और टिक कर देना है। उसके बाद में आता है समस्या समाधान कौशल। भई मैथ्स सब्जेक्ट कर रहे हैं तो समस्या समाधान कौशल तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है आप लोगों की मैथ्स विषय में। तो अगर आप लोग प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मैथ्स में तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो मैथ्स में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्नीक होती है वो होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अनुभव। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस होना। भाई एक्सपीरियंस से ही तो सीखते हैं। देखिए, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा एडिशन करता है और एक 6th क्लास का बच्चा एडिशन करता है। दोनों के एडिशन में कितना फ़र्क होता है? क्यों होता है? क्यों? क्योंकि 6th क्लास के बच्चे को अनुभव है पिछले 5 साल का। तो मैथ्स में अनुभव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा बच्चा उस चीज़ को उतना ही फटाफट से सॉल्व कर पाएगा। बच्चे को टेक्निक्स आ जाएगी उस चीज़ को सॉल्व करने की। नेक्स्ट आता है गणितीय अवधारणाओं को समझना। गणितीय अवधारणाओं को समझने का मतलब है कि गणित कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। गणित को आप लोग रट नहीं सकते हैं, बल्कि हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना, उसको सोच के, समझ के और फिर उस चीज़ को सॉल्व करना, यही गणितीय अवधारणाएँ होती है। अवधारणात्मक ज्ञान का मतलब होता है अगेन से मान लीजिए आप लोग कोई प्रमेय पढ़ रहे हैं। अब आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट ही प्रमेय को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर ली। नहीं, हम लोगों को डायरेक्ट ही प्रमेय को सॉल्व नहीं करना है बल्कि उसके पीछे की जो अवधारणाएँ हैं उसको समझना है। जब आप लोगों को उसके पीछे का कांसेप्ट समझ आ गया, कांसेप्चुअल क्वेश्चंस जब आप लोगों को सॉल्व करने आ गए, तो आप लोगों के मैथ्स अपने आप सॉल्व होगी। और यहाँ पर ये वर्ड जो है वो पॉजिटिव है। जहाँ पर भी क्वेश्चन में आप लोगों को गणितीय अवधारणाओं को समझना, समस्या समाधान का कौशल होना, अनुभव होना, अवधारणात्मक ज्ञान होना, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोगों का वही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सुव्यवस्थित और स्पष्ट ज्ञान। भई कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट दे दिया सुव्यवस्थित ज्ञान होना, स्पष्ट ज्ञान होना। स्पष्ट ज्ञान होना ही अपने आप में पॉजिटिविटी है, क्योंकि ये वर्ड ही अपने आप में पॉजिटिव है। तो अगर आप लोगों को ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाए तो आप लोग डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं। फिर आता है समझ। भई अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अच्छी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ पर मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग होती है तो वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए ना कि बच्चे को मैथ्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चा मैथ्स में अच्छा समझ रहा है, बच्चे को गणित में स्पष्ट ज्ञान है, सुव्यवस्थित ज्ञान है, तो वो आंसर आपका टिक होगा। तो वही आंसर आप लोगों को डायरेक्ट लगा देना है। अगला आता है हमारे पास में नए-नए अनुभव। भई नए अनुभवों का होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप लोगों को मैथ्स में दिखे ना कि बच्चा नए अनुभवों के साथ जो है वो गणित को करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। टिक कर कर देना है आप लोगों को।
क्वेश्चन या ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चन पॉज़िटिविटी में है या फिर क्वेश्चन नेगेटिविटी में है। अगर क्वेश्चन पॉज़िटिविटी में देखने को मिल रहा है और नए अनुभव ऑप्शन में आ रहा है, तो डायरेक्ट आप लोगों को सोचना भी नहीं है। इससे क्या होगा, एक तो आप लोगों के टाइम कम लगेगा और आप लोगों के आंसर जो है वो सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मार्क्स बढ़ने की ज़्यादा रहेगी चांसेस। उसके बाद में हम लोग देखते हैं गणित की पद्धति जो होती है वो कैसी होती है। तो गणित की पद्धति जो होती है, गणित के जो मेथड्स होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। हम लोग व्यवहारिक यानी कि दैनिक जीवन के बेसिस पर ही तो हम गणित को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ है तो हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं, उसको अपने व्यवहारिक जीवन के आधार पर हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई भी चीज़ जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से वो सॉल्व नहीं हो रही है। आप एक हम नॉर्मल इंसान ही करने की कोशिश करेंगे, मैथ्स को फटाफट से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और उसकी जगह आप लोग जो है वो एक दुकानदार के बच्चे को देख लीजिए, तो वो बच्चा जो है वो उस चीज़ को आसानी से सॉल्व और फटाफट से सॉल्व कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने व्यवहार में ले लिया है, वो अपनी दुकानदारी में उस चीज़ का उपयोग कर रहा है। तो जब कोई भी चीज़ व्यवहारिक दुनिया में आ जाती है ना, तो वो चीज़ जल्दी से हो जाती है। तो मैथ्स में अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए ना कि व्यवहारिक ज्ञान बच्चा गणित में कर रहा है, तो वो ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। आगे आता है जो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है एंड हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में देखने को मिलता है, वो आता है आप लोगों का प्रोत्साहन देना, व्यापक तरीके से और विस्तार करना। देखिए, किसी भी कोई भी जो बच्चा होता है, उसको प्रोत्साहन देना जो होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर बच्चे को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर आप लोग बच्चे को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको जो है वो क्लासरूम के अंदर जो उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे वाह! आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप लोग उसको इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन आप लोगों का टिक हो जाएगा। व्यापक, विस्तार और ये वर्ड ही अपने आप में पॉज़िटिव है। जहाँ पर भी ये वर्ड दिख जाए, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़िए भी ना, डायरेक्ट आंसर टिक कर लीजिए। उसके बाद में थोड़ी देर पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चिंतन और तर्क। भई जहाँ पर आप लोगों को गणित देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को वर्ड देखने को मिलेगा चिंतन, वहीं आप लोगों को वर्ड देखने को मिलेगा तर्क। भई गणित है तो चिंतन भी करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, तर्क करना होगा। तर्क करेंगे तभी तो मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएँगे, क्योंकि तार्किक चिंतन होता है मैथ्स के अंदर। तो जहाँ पर भी चिंतन और तर्क वर्ड दिख जाए, पॉज़िटिव वर्ड है, आप लोग डायरेक्ट टिक कर लीजिए। उसके बाद में आता है प्रयोग। प्रायोगिक जो होती है, अगर आप लोग कोई भी विषय हो, मान लीजिए आप लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चे को आप लोग जो है वो प्रयोग के बेसिस पर पढ़ाइए। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को बच्चे को घटाव सिखाना है, तो आप बच्चे को डायरेक्ट घटाव मत सिखाइए। आप बच्चे को घटाव इस तरीके से सिखाइए कि मैंने अभी आपको 5 पेंसिलें दी, अब इसमें से आपने 2 पेंसिलें अपने दोस्त को दे दी, अभी आपके पास में बची कितनी बची? तो बच्चा बोलेगा मेरे पास में 3 बची। तो ये एक तरीके का प्रयोग है। ये एक तरीके का वास्तविक ज्ञान है, तो वास्तविक ज्ञान देना, नए अनुभव लेना और प्रयोग के आधार पर किसी भी चीज़ को पढ़ाना। तो अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ाएँगे ना, तो बच्चा उस चीज़ को फटाक से सीख जाएगा। और ये हमारे लिए, अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए ना कि बच्चा प्रयोग करके कर रहा है, तो वो अपने आप में पॉज़िटिव वर्ड है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बाल केंद्रित, भई बाल केंद्रित वर्ड, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ईवीएस है, चाहे आप लोगों का मैथ्स है, चाहे आप लोगों का हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों का आ रहा है और उसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है बाल केंद्रित शिक्षा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है वो बच्चे को सेंटर में रखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चे को सेंटर के हिसाब से रखना है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आप लोगों का लास्ट वर्ड हो जाएगा गणितीयकरण। देखिए, जहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाए ना कि करण करना है, अगर आप लोगों को ये सब ऑप्शन में मिल जाए, मान लीजिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मिल गया, वहाँ पर आप लोगों को ये नीचे वाले 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे कि भई चिंतन और तर्क भी पॉज़िटिव है, प्रयोग भी पॉज़िटिव है, बाल केंद्रित भी पॉज़िटिव है और गणितीयकरण भी पॉज़िटिव है। तो अब आप किस पर टिक करेंगे? क्योंकि ऑप्शन तो 4 ही है, उपयुक्त सभी का ऑप्शन नहीं है। अब आप क्या करेंगे ऐसे में? तो ऐसे में आप लोगों को गणितीयकरण लगा देना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये गणितीयकरण वर्ड अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ पॉज़िटिव वर्ड्स थे, अगर आप लोग इन पॉज़िटिव वर्ड्स को ध्यान रखते हैं, तो आप लोग अपने आंसर को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो फटाफट से आप लोग जो है वो अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे कुछ नेगेटिव वर्ड्स। अगर ये नेगेटिव वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं सीटेट के पेपर में,
तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग उस आंसर को डायरेक्ट ही रॉन्ग कर लीजिए। जैसे कि पहला हम लोग देख रहे हैं कि रोज़गार के लिए, जैसे कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि आप जो है वो बच्चे को गणित की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? तो एक तो आता है कि उसको तर्क शक्ति उसकी विस्तारित करने के लिए, उसको रोज़गार के लिए उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को रोज़गार के लिए देखने को मिल जाए, तो हाँ, रोज़गार के लिए तो हम करवाते ही हैं, लेकिन केवल रोज़गार के लिए करवाना ये अपने आप में गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ़ रोज़गार के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए ना कि हम बच्चे को केवल रोज़गार के लिए पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये वर्ड गलत हो जाएगा। बच्चे को परिभाषाएँ पढ़ाना, बच्चे को कोई भी चीज़ कंठस्थ कराना, रटवाना, बच्चों के बीच में लैंगिक भेदभाव करना। अगर आप, क्योंकि हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, समाजीकरण से देख लीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोगों की किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, उसमें लैंगिक भेदभाव में से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर भी आप लोगों को लैंगिक भेदभाव की बात मिले, तो आप लोग नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, आप लोग उस आंसर को जो है वो पहले से ही हटा दीजिए। अगर आप लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव वर्ड हैं, इनको आप लोगों को डायरेक्ट हटा देना है। सटीकता, देखिए सटीकता तो कभी भी नहीं होती। जैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे बनेगा कि कोई भी बच्चा जो है वो मैथ्स में सटीक होना चाहता है, मैथ्स में जो है वो उसको मास्टरी करनी है। तो देखिए, मास्टरी कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया है। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को सटीकता वर्ड दिख जाए, तो आप लोग डायरेक्ट हटा दीजिए। पाठ्य पुस्तक होना, सरल होना, रंगीन होना, ये भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। भई सरल और रंगीन होना अच्छी बात है, बट पाठ्य पुस्तक अपने लेवल के हिसाब से होना। क्लास 6th क्लास का बच्चा है और आप उसको 4th क्लास के लेवल की पढ़ा रहे हो। अब 10th क्लास के बच्चे के लिए आप कितनी रंगीन बुक बनाएँगे? नहीं। आप लोग बच्चे का लेवल देखिए, उसके हिसाब से आप बच्चे की बुक बनाइए। तो पाठ्य पुस्तक सरल होना अच्छी बात है, सटीक होना अच्छी बात है, बट इतनी भी सरल ना हो कि बच्चे के लेवल के बेसिस पर ही ना हो, तो वो वर्ड गलत हो जाएगा। उसके बाद में आता है कि हम लोगों से कई बार बोला जाता है कि लड़कियाँ जो होती है वो गणित में कमज़ोर होती है। तो ये वर्ड अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए तो नेगेटिव है, आप उसको डायरेक्ट हटा दीजिए। क्योंकि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, दोनों को ही गणित में अच्छे से पढ़ने का अधिकार है, और ज़रूरी नहीं है कि ये लड़की है तो ये गणित पढ़ नहीं सकती, ये लड़का है तो ये ही गणित को पढ़ सकता है, नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लड़के, लड़कियाँ भी गणित में एक्सपर्ट होती हैं और कई सारे लड़के भी गणित में कमज़ोर होते हैं। तो जहाँ पर आप लोगों को वर्ड दिख जाए ना कि लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती है, उस वर्ड को डायरेक्ट हटा दो। उसके बाद में आता है कठोरता। भई कठोरता से तो किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाना है। जहाँ वर्ड दिख जाए कठोरता, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला हमारा आता है शिक्षक केंद्रित। देखिए, अभी हम लोगों ने जब पॉज़िटिव टैग वर्ड्स देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था बाल केंद्रित शिक्षा का होना। तो ऑब्वियसली बाल केंद्रित शिक्षा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी आप लोगों को दिख जाए ना बाल केंद्रित शिक्षा, या आप लोगों को दिख जाए शिक्षक केंद्रित शिक्षा, अब आप लोगों को देखने को मिल जाए, तो इन दोनों में से आप लोग क्या चूज़ करेंगे ना, इन दोनों में से बाल केंद्रित शिक्षा। भाई बाल केंद्रित शिक्षा पॉज़िटिव है, तो शिक्षक केंद्रित तो नेगेटिव हो गया अपने आप। रैंकिंग करना बच्चे को, जहाँ पर भी आप लोगों को वर्ड दिख जाए बच्चे को रैंक कर रहे हैं, बच्चे को जो है वो आप लोग जो है वो एवरेज में, इंटेलिजेंट में, हायर इंटेलिजेंट में, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको जो है वो रैंक लगा रहे हैं कि तू तो क्लास में इंटेलिजेंट है, इस तरीके के वर्ड देखने को मिल जाए, तो ये वर्ड भी नेगेटिव है। बच्चे को उच्च अध्ययन के लिए तैयार करना नहीं। हम बच्चे को उच्च अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि बच्चा जिस लेवल का है, उसी लेवल का हम बच्चे को पढ़ाएँगे, चाहे बच्चा किसी भी क्लास में हो। फर्स्ट में है तो फर्स्ट क्लास के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी फर्स्ट में अच्छे से पढ़ेगा तो 5th क्लास में अच्छे से पढ़ पाएगा। नहीं। ऐसा नहीं है, बच्चा जिस लेवल का है, जो बच्चा सीख रहा है, उसको पॉज़िटिविटी के साथ में सीखने दीजिए, बच्चा अपने आप सीखेगा। जहाँ पर आप लोगों को वर्ड देखने को मिल जाए केवल ही मात्र ये वर्ड, तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में, कुछ-कुछ मैंने अभी आप लोगों को वर्ड्स बताए हैं, ये वर्ड आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए ना कि केवल वर्ड आ रहा है, ही वर्ड आ रहा है मात्र, यानी कि कोई भी बच्चा गणित को इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपनी क्लासरूम मैं ही फर्स्ट आना है, तो वो ही जहाँ पर आप लोगों को दिख जाए ना, तो आप लोग डायरेक्ट रॉन्ग कर लीजिए। वो वर्ड ही गलत है, तो वहाँ पर आप लोग उसको डायरेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। अगला आता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम के अंदर जो है वो लड़कियों के साथ में मैथ्स को लेकर अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, बट बॉयज़ के साथ में मैथ्स को लेकर बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। तो ये एक तरीके का पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हम लोगों को क्लासरूम के अंदर कभी भी नहीं करना है। अगला आता है अभ्यास। भई मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कराना है। भई प्रैक्टिस कराना अच्छी बात है, बट इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराना है कि बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करता रहे कि उस बच्चे को वो आंसर डायरेक्ट याद ही हो जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, नहीं। इतना अभ्यास नहीं कराना है।
तो इसी तरीके से हमारे ये नेगेटिव वर्ड्स थे। ये नेगेटिव वर्ड्स को भी आप लोगों को याद रखना है, साथ ही साथ पॉज़िटिव वर्ड्स को भी याद रखना है। इसके अलावा ईवीएस के जो पॉज़िटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स है, उसको मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि बहुत ईज़ी भी है और आपको आंसर तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स के टैग वर्ड्स को ध्यान में रखा है। अभी धीमे-धीमे हम करके साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, सारे सब्जेक्ट के इवन मैं आप लोगों को 1 डे सीडीपी क्लासेस भी करवाने वाली हूँ। 1 दिन के अंदर कंप्लीट सीडीपी करवाऊँगी। आप लोगों के 45 से 50 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें मैं आप लोगों को सीडीपी का कंप्लीट कोर्स करवाऊँगी, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स थे। आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए, अपनी नोटबुक पे उतार लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को क्विक रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।